हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल और 20 क्वेश्चन आपके सामान्य जीके के सम्मिलित हैं। यह सीरीज आपकी प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण है, अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको लास्ट 6 मंथ की उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। चिनविंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ मिलकर प्रारंभ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, फिलीपींस, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि चिनविंग अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस देश के साथ मिलकर प्रारंभ की गई है। तो सही आंसर आप देख लीजिए, पहले ऑप्शन होगा नंबर 4, ब्रिटेन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया है। अब बात करते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार और ब्रिटेन ने किसके लिए आपकी योजना प्रारंभ की है? तो ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए स्टार्ट योजना की है। हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए कितनी लागत रखी गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टाइम पीरियड आपका क्या है, यानी समय सीमा क्या रहेगी इसकी, वो भी याद रहना चाहिए आपको। तो टाइम पीरियड है आपका 3 ईयर्स। अब देखिए इसमें क्या मतलब बात कही गई है, समझौता किस बेस पे किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट जो विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो प्रत्येक साल उत्तर प्रदेश सरकार आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करके 5 ऐसे स्टूडेंट जो टैलेंटेड होंगे उन्हें आपके विदेश में पढ़ने के लिए भेजेगी। ये कहाँ पर भेजेगी? और ये भेजेगी आपके ब्रिटेन में। इसलिए ये योजना को प्रारंभ किया गया है किसके साथ मिलकर? ब्रिटेन के साथ मिलकर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, बहराइच को। अब हम बात कर लेते हैं ये किस क्षेत्र के लिए दिया गया। तो ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है पर्यटन। इसका मतलब ये है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये आपका अवार्ड इसे दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, क्योंकि उस फाउंडेशन का नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो ICRT इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार यहाँ पे इन्हें प्राप्त हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि अक्सर करके फाउंडेशन का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है धोबिया, सायरा, राई, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, क्योंकि धोबिया, सायरा और राई तीनों नृत्य आपके उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले ही रीड आपको कर लेना है कि जनगणना 2011 से है, उसके अनुसार आपसे एक सत्य कथन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 898 है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का सबसे कम लिंगानुपात है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का सबसे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, सत्य कथन पूछा गया। तो पहले हम आंसर टिक कर लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है। क्या है आपका? शिशु लिंगानुपात दे रखा है, जबकि ऊपर के 3 आपके कथन गलत हैं। क्यों गलत है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 898 ना होकर कितना है आपका 912 है आपका प्रत्येक 1000 गर्ल्स।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, आजमगढ़ जिले का नहीं है, किसका है, आपके जौनपुर का है। तो इस तरह से आपको याद करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके छोटे से माइनर से पॉइंट आपको दे रखे हों जहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का सबसे कम लिंगानुपात है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, कथन गलत है। इस प्रकार जो सही होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सी नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आपकी गंगा। अब देखिए यहाँ पे जलमार्ग से संबंधित क्या है, आपका नेशनल वाटरवे है। क्या है आपका, नेशनल वाटरवे है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जिस तरह से आपके हाईवे होते हैं उसी तरह से आपके वाटरवे भी होते हैं। इसी संख्या कितनी दी गई है, 1 दी गई है। कहाँ से कहाँ तक ये प्रयुक्त हो रहा है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये प्रयोग हो रहा है आपका प्रयागराज से लेकर आपका हल्दिया तक। और ये हल्दिया कहाँ पर है, ये चीज़ आपको भी पता होना चाहिए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से जाकर आपका वेस्ट बंगाल तक इसको वाटरवे 1 की संज्ञा दी गई है। तो हम बात करते हैं ये वाटरवे कहाँ से कहाँ तक गुजरता है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, उसके बाद में ये जाएगा कहाँ पर, आपका बिहार में, उसके बाद जाएगा ये आपके झारखंड में, और उसके बाद सीधे एंट्री कर जाएगा आपके वेस्ट बंगाल में। देखिए वेस्ट बंगाल में होते हुए इस 4 राज्यों में से होकर गुजरेगा वाटरवे 1। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 गंगा। हथनीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू, रामगंगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हथनीकुंड बैराज के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये किस नदी पर सबसे पहले बना हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, ये यमुना नदी पर आपका बना हुआ है। अब एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं कि हथनीकुंड बैराज एक्चुअली में कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आपका स्थित है। कहाँ है ये, सहारनपुर में ये स्थित है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। किस नदी पर बना हुआ है, तो ये यमुना नदी पर आपका बना हुआ है। अब जो यमुना नदी पर बना हुआ है, कितने राज्यों की मिलकर ये संयुक्त परियोजना है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो ये किसकी है, आपकी संयुक्त परियोजना है। क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय दीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये संयुक्त परियोजना है, कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये भी देख लीजिए। तो इसके अंतर्गत आपका इन्वॉल्व है हरियाणा, इसके अंतर्गत इन्वॉल्व है आपका हिमाचल प्रदेश, इसी तरह से आपका उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और जो 5वां है वो आपका इसमें ऐड है, वो है आपका राजस्थान। तो इन 5 राज्यों से मिलकर बनी ये परियोजना है हथनीकुंड परियोजना, जिसका निर्माण हुआ कब था, क्योंकि क्वेश्चन तो वहाँ से भी आ सकता है। तो इसका निर्माण हुआ है आपका 1872 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य है आपके वाटर यानी जो पेयजल होता है आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको उपलब्ध कराना है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भारत माता का एकमात्र मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत माता का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वाराणसी शहर में ये स्थित है। अब देखिए यहाँ पे जो भारत माता का मंदिर है उसमें एक्चुअल में एक क्या है, महिला की फ़ोटो बनी हुई है, जिसे हम प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं, आपकी भारत माता के प्रतिनिधि के तौर पर उसे देखते हैं। बात करते हैं वाराणसी के मामले में, तो वाराणसी के कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित आपका एक सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यहाँ पर जो वर्ल्ड फेमस है वो क्या है, आपका काशी विश्वनाथ का टेम्पल आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से पहले क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है आपका भगवान महादेव को समर्पित है, जो कि कई बार क्वेश्चन आ चुका है। किन के द्वारा बनवाया गया था, तो ये आपके होलकर बाई के द्वारा आपका
बनवाया गया है, इसलिए और ये क्वेश्चन आपका आता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं वाराणसी के बारे में, तो यहाँ पर आपका मणिकर्णिका घाट भी आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप जाइएगा वहाँ पर तो इसको आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सही आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1। फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपकी फुलर झील से संबंधित क्वेश्चन कई बार आपका आ चुका है। यूपी पीसीएस आपके कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। इवन आपका यूपी SSS भी कई बार इस क्वेश्चन को आपका रिपीट कर चुकी है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? फुलर झील आपके भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बात कर लेते हैं फुलर झील के मामले में। तो ये फुलर झील उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है? तो ये आपकी पीलीभीत ज़िले में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब इसका सिग्निफिकेंट क्या है आपका, या फिर ये महत्वपूर्ण क्यों है, वो भी देख लीजिए। फुलर झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है आपका गोमती रिवर। क्या नाम है आपका? गोमती रिवर का उद्गम आपका यहीं से माना जाता है, इसलिए और ज़्यादा ये फेमस है। गोमती जो रिवर है आपकी, वो उत्तर प्रदेश की एकमात्र मैदानी क्षेत्र की रिवर है, क्योंकि इसका उद्गम मैदान क्षेत्र से हुआ है। लेंथ इसकी कितनी है? तो ध्यान रखना है, लेंथ आपकी दे रखी है इसकी 960 किलोमीटर। ये आपकी जो गोमती रिवर है, इसके किनारे पर कौन सा आपका शहर बसा हुआ है? तो ध्यान रखना है आपको, लखनऊ शहर इसी के किनारे आपका बसा हुआ है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। शीतला जल विद्युत परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या? शीतला जल विद्युत परियोजना। क्या पूछा गया है? शीतला विद्युत परियोजना आपसे पूछा गया है कि ये आपका कहाँ पर स्थित है, या फिर कौन से ज़िले में आपकी स्थित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये आपके झांसी जिले में स्थित है। यहाँ पर ये विद्युत परियोजना है, ध्यान रखना है। सही क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति की घोषणा कब की गई? दिसंबर 1997, दिसंबर 1998, जनवरी 1999, फरवरी 2001, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति की घोषणा कब की गई है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, दिसंबर 1998 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई। इस नीति के अंतर्गत जो आपका खनिज है उसे क्या किसका दर्जा दिया गया, ये चीज़ भी आपको याद रख लीजिएगा। खनिज को उद्योग का दर्जा इस नीति के अंतर्गत आपका दिया गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से किस जिले के अंतर्गत एस्बेस्टस खनिज की खोज की गई है? बांदा, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पहले आंसर देखिए, एस्बेस्टस की खोज कहाँ पर की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, झांसी में। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आपके धातुएं या खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से बांदा में आपका क्या पाया जाता है? तो बांदा में एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ पर आपके डायमंड पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, यानी आपके हीरे पाए जाते हैं। वहीं अगर हम सोनभद्र की बात करते हैं तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आपका पाया जाता है, प्लस आपके कोयले की खदानें भी यहीं पर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं ललितपुर की, तो आपको सभी को पता है कि यूरेनियम का प्रोडक्शन आपके उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिला ललितपुर में किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था एस्बेस्टस के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे की खोज की गई है? बांदा, झांसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्या है कि जिले में आपके हीरे की खोज की गई है या हीरे का प्रोडक्शन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बांदा। जबकि झांसी किसके लिए फेमस है? तो ध्यान रखना है आपका, ये औद्योगिकरण के लिए आपका झांसी फेमस है।
उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण के लिए फेमस है, प्लस यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपका प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर। क्या आपका ट्रांसफार्मर का प्रोडक्शन आपका किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर की और प्रयागराज की, तो यहाँ पर आपकी सैंडस्टोन आपकी पाई जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। पीलीभीत, महाराजगंज, फतेहपुर सीकरी, ललितपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे यूरेनियम की बात की गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर यूरेनियम की भंडार पाए जाते हैं। अदर ऑप्शन की बात करते हैं पीलीभीत की, तो पीलीभीत जो आपकी फेमस है वो आपकी फूलर झील के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फूलर लेक है, जिससे आपका गोमती रिवर का क्या हुआ है, उद्गम यहाँ से आपका हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। महाराजगंज की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके नेपाल के साथ में बॉर्डर साझा करता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो ये आपका पंचमहल प्लस आपका जो बुलंद दरवाज़ा है उसके लिए ये फेमस है। और ये है कहाँ पर एक्चुअल में, तो ये स्थित है आपके आगरा शहर में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है। मथुरा, नरोरा, सिंगरौली, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नरोरा में। अब नरोरा कहाँ पर आपका पड़ता है, तो ध्यान रखिए ये आपके गंगा नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। कौन से ज़िले में पड़ता है वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो ये आपके बुलंदशहर में आपका स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, 2। अब इसके अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। मथुरा में उत्तर प्रदेश की एकमात्र क्या है, आपकी रिफाइनरी है आपकी, इसको भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम सिंगरौली की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका कोयल का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में यहीं पर आपका होता है। अलीगढ़ की हम अगर बात करते हैं तो जो आपके लॉक होते हैं, ताला होते हैं, उसे ताला नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 2, नरोरा। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत कब की गई। मार्च 1995, मार्च 1997, मार्च 1998, मार्च 1999 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत कब की गई है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, मार्च 1998 इसका सही आंसर होगा। अगर हम एक्चुअल में डेट इसकी याद करते हैं तो ध्यान रखिएगा 19 मार्च 1998 इसकी एग्जैक्ट डेट आपकी दे रखी है। अब इसका इस नीति का या इस परियोजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था वो भी समझ लीजिए। तो इसको प्रारंभ करने का उद्देश्य था इको डेवलपमेंट करना, जो इको सिस्टम है उसको डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य था। क्या ये किसी की सहायता से स्टार्ट की गई थी, तो ये बिल्कुल सच बात है कि स्टार्ट की गई थी किसकी सहायता से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये प्रारंभ की थी वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान स्थित है। लखनऊ, गोरखपुर, जौनपुर, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोरखपुर में ये स्थित है। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई। 1 जुलाई 2001, 10 जुलाई 2002, 3 जुलाई 2004, 6 जुलाई 2007 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जुलाई 2001 में इसे प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि एम या टारगेट आपका कई बार आपके पूछे जाते हैं आपकी परियोजनाओं से संबंधित। तो इसका जो टारगेट था वो है आपको फॉरेस्ट को इंक्रीज़ करना। किसको करना, फॉरेस्ट को इंक्रीज़ करना, जिससे कि उत्तर प्रदेश में
आपकी ग्रीन फॉरेस्ट का इंक्रीमेंट हो सके, जिससे क्या है कि ग्रीन कार्बन का इंक्रीमेंट हो सके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थापित है? गाजियाबाद, रायबरेली, गोंडा, उन्नाव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ये उन्नाव में आपका स्थित है। बात कर लेते हैं उन्नाव में कहाँ पर स्थित है या पहले का नाम क्या है इसका, क्योंकि ये कई नामों से ये आपका फेमस है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसका जो वर्तमान में नाम है वो है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार इसका वर्तमान नाम है। वो भी आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उससे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो क्या नाम है इसका? चंद्रशेखर। इसका न्यू नेम है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि इससे ही क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की या फाउंडेशन की, कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1984 ईस्वी में। ये डेट आपको लर्न करना इम्पोर्टेंट है। कितना एरिया है इसका, ये भी सही आंसर होगा इसका। तो ये एरिया में बनाया गया था 2.25 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? उन्नाव में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सांडी पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, सूरसरोवर पक्षी विहार, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना आपकी की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, नवाबगंज पक्षी विहार। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं ये ऐसा क्यों सही आंसर है। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 1984 ईस्वी में हुई है, जबकि सांडे, समान और सूरसरोवर विहार की स्थापना कब कब हुई है वो भी देख लीजिए। इन दोनों की जो स्थापना हुई है वो 1990 में हुई है, जबकि सूरसरोवर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है आपके 1991 ईस्वी में। ये तो हो गई इसकी डेट्स, जिसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं। तो जो आपका सांडी पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके हरदोई में स्थित है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा है आपका समान पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके मैनपुरी ज़िले में स्थित है। वहीं अगर हम बात करते हैं नवाबगंज की, तो ये आपके उन्नाव ज़िले में स्थित है। और बात करते हैं सूरसरोवर की, तो ये आपके आगरा ज़िले में स्थित है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य के द्वारा मई 2025 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है भारत के किस राज्य में मई 2025 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केरल राज्य में आपके आपातकाल की घोषणा की गई थी। रीज़न क्या था उसका वो भी समझ लीजिए, क्योंकि रीज़न आपको पता होना कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि और जो केरल है आपका समुद्र के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पर आपका ऑयल रिसेसेशन हो गया था। क्या हो गया था? ऑयल का रिसाव हो गया था पानी के अंतर्गत, वहाँ पर आपके टैंक वगैरह फट गए थे, इसलिए वहाँ पर आपका आपातकाल घोषित कर दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत के कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को बनाने की मंजूरी कब प्रदान की गई थी? 1971, 1989, 1992, 1991, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं मंजूरी कब प्रदान की गई है। आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका 2, 1989 ईस्वी में इसे बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जी किसके द्वारा बनाया जाना था। तो ये मेड बाय किया जाना था, बनाया जाना था आपका DRDO के द्वारा।
अब हम बात करते हैं इसकी हाल ही में इसका चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो आपके जो इंडिया वाले लोग हैं ये चाहते हैं कि हम इसको स्टार्ट फिर से करें, क्योंकि ये आपका स्वदेशी था। क्या था आपका? स्वदेशी पूर्ण था, इसलिए हम भारतीय चाहते हैं कि ये फिर से प्रारंभ हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मातृत्व के अवकाश के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार माना है? समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, वैधानिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं मातृत्व अवकाश के बारे में कि मातृत्व अवकाश को सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा अधिकार माना है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मौलिक अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने। अब मातृत्व अवकाश क्या होता है वो समझ लीजिए। जो आपकी महिलाएं होती हैं, कौन होती हैं? आपकी जो महिलाएं होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उनको आपके 6 मंथ का मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार है। अब ये जो अधिकार माना गया वो क्या माना गया? उनका फंडामेंटल राइट माना गया है, मौलिक अधिकार माना है। किसने? आपके सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत माना है वो आर्टिकल आपको याद होना ही कंपलसरी है, यानी होना चाहिए ही। आर्टिकल नंबर 21 के अनुसार माना है कि उन्हें जीवन जीने का अधिकार पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मौलिक अधिकार उन्होंने माना है। वहीं हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो ये कहाँ पर प्रावधान दे रखा है, तो इन्हें भी जान लीजिए। आर्टिकल नंबर आपके 14 में दे रखा है। मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ पे दे रखे हैं, तो आर्टिकल नंबर 51A में ये आपके दे रखे हैं। वहीं आपके अलग अलग वैधानिक अधिकार क्या होते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है? 5, 7, 10, 11, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में। राज्य से मतलब यहाँ पे कौन सा राज्य है आपका? उत्तर प्रदेश राज्य है। और उत्तर प्रदेश में पूछा गया है कि 10 लाख ही जो जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या है उतने कितने आपके ऐसे जिले हैं। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में ऐसे 7 जिले हैं जिनकी संख्या या जिनमें जो लोगों की संख्या है वो 10 लाख से प्लस है। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की बात की जा रही है कि इसका आयोजन आपका कहाँ पे किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसका आयोजन 2025 के अंतर्गत मलेशिया में किया गया था। मलेशिया की कहाँ पे किया गया था? तो राजधानी में किया गया था। मलेशिया की राजधानी क्या है? क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो मलेशिया की राजधानी है आपकी कुआलालंपुर। जो आसियान शिखर सम्मेलन है, बात करते हैं इसके संस्करण की या एडिशन की कि कौन से एडिशन की बैठक की गई है 2025 के अंतर्गत। तो 46 नंबर का एडिशन है, ध्यान रखना है। 2025 में इसकी थीम क्या है? थीम अक्सर करके आपसे पूछी जाती हैं तो थीम भी याद कर लीजिएगा। इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। हम बात करते हैं कि टोटल आसियान में कितने मेंबर्स हैं। तो टोटल मेंबर्स हैं आपके 11 हैं। और इसकी स्थापना यानी फाउंडेड कब किया गया या स्थापना कब हुई है? तो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई है। जो 11th आपका जो देश है वो कौन सा है? तो वो तिमोर ईस्ट बना है। ये भी आपको लर्न करना है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी अमेरिकी देश नहीं है? पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, सूडान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो दक्षिणी अमेरिकी देश नहीं है।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सूडान, क्योंकि सूडान आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है, ना कि आपके अमेरिका का। जबकि पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे आपके दक्षिणी अमेरिकी देश हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? मेघालय, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जो आपका राज्य है वो कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिहार। बिहार में आपकी जो लिटरेसी रेट है सबसे मिनिमम है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करते हैं हाई मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम आपकी जो लिटरेसी है वो कहाँ की है? तो ध्यान रखना है वो आपकी है केरला की। अब देखिए यहाँ पर 2-4 पॉइंट देख लीजिए जनगणना 2011 से संबंधित, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं। 2011 की जनगणना है, उससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या आपके आते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है आपका राष्ट्रीय लिंगानुपात। तो लिंगानुपात कितना है आपका? तो लिंगानुपात है आपका 943। वहीं अगर हम बात करते हैं जनघनत्व के बारे में कि जनघनत्व कितना है भारत का, तो वो है आपका 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर हम ऑल ओवर आपकी औसत साक्षरता दर देखते हैं तो वो कितनी आती है आपकी? तो साक्षरता दर है आपकी 73%, और अनंत में पूछी जाती है तो आपकी है 74%। वहीं अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड आपका राज्य कौन सा है, जनघनत्व कह सकते हैं, सॉरी, सबसे ज़्यादा क्या है कि आपकी पॉपुलेशन वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो पॉपुलेशन के मामले में सबसे प्रथम राज्य है आपका उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया वाइज कौन सा है आपका? तो वो है आपका राजस्थान। ये पॉइंट भी आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि किस राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपकी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा की जाती है। अब इसके और प्रावधान समझ लीजिए, क्योंकि दिल्ली में ऐसा क्यों होता है? दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, प्लस आपकी राष्ट्रीय राजधानी भी है वहाँ पर। तो इसकी जो सीएम की अपॉइंटमेंट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा की जाती है। जबकि जो अदर आपके राज्यों के सीएम होते हैं, इसे छोड़कर उनके सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो वहाँ के गवर्नर करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में आपकी जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? तो ध्यान रखना है विधानसभा की सीटें हैं आपकी मात्र 70। यहाँ की जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है? तो ध्यान रखना है आपकी रेखा गुप्ता को यहाँ का वर्तमान आपका सीएम बनाया गया है। यहाँ पर आपकी विधानसभा की सीटें कितनी थी? आपकी 70 हैं। रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया है। किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? तो ये आपके बीजेपी से बिलोंग करती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विश्व बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? इसके अध्यक्ष अजय बंगा हैं। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1945 को हुई है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके कुल सदस्यों की संख्या 199 है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है? कौन सा कथन आपका सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, इसके अध्यक्ष अजय बंगा जी हैं। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ये आपको लर्न करना भी कंपलसरी क्यों है? कि जो अजय बंगा है वो भारतीय मूल से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अजय बंगा। वहीं अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपके 1945 में ना होकर 4 जुलाई 1900 कब हुई थी? 44 में इसकी स्थापना हुई है। इसलिए आपका जो 4th स्टेटमेंट है गलत है। वहीं इसके मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में ना होकर वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर स्थित है आपका ये? वॉशिंगटन डीसी में है। इसलिए ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी जो कुल सदस्य संख्या है वो 189 है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1।
प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ की संख्या है? 1024, 1028, 1032, 1023, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, जो ऋग्वेद आपका ग्रंथ दे रखा है उसमें सूक्तियों की संख्या आपकी कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1028 उसमें सूक्तियों की संख्या है। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं। जो ऋग्वेद है आपका वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है आपका? भारतीय अगर हम ग्रंथों की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन इस ग्रंथ है आपका। टोटल इसके अंतर्गत जो मंडलों की संख्या दे रखी है वो कितनी है? तो आपके 10 मंडल की संख्या है। उसके अंतर्गत जो प्राचीन मंडल माने जाते हैं वो कौन कौन से आपके माने जाते हैं? तो आपके 2 से लेकर 7 तक आपके प्राचीन मंडल माने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सोम देवता की, कि सोम देवता का वर्णन कहाँ पर आपको मिलता है, तो आपको मंडल याद रखना है 9th। वहीं अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, चातुर्य वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसका वर्णन कहाँ पे दे रखा है, तो मंडल याद रखना है आपको 10। वहीं अगर हम बात करते हैं सविता भगवान के बारे में, तो जो आपका ओम भूर्भुवः स्वः गाते हैं आप, उसका वर्णन कहाँ पे दे रखा है, तो आपको मंडल याद रखना है 3rd। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया है उसमें सूक्तियों की संख्या के बारे में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को ये ख्याति किसने दी थी, या ये किसका वर्णन किया गया है? इसकी विजय के कारण। रीजन क्या है? विजय के कारण। और इसको किसने दिया था? बिसेंट ने। क्या है आपका? इनका नाम लेना आपके लिए ज़रूरी है। इनको ये नाम दिया था बिसेंट स्मिथ ने। रीज़न क्या था? तो रीज़न है आपके, इसने कोई भी भारत में बैटल को हारा नहीं था। क्या है आपकी? भारत विजय पर उतरा था, यानी ये विजय के कारण आपकी इसको ये संज्ञा प्रदान की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? स्वराज पार्टी का गठन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड, काकोरी कांड, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन करें आप, तो आपको देख लेना है कि सबसे बाद में कौन सी घटना घटित आपकी हुई है, अर्थात ऑप्शन देख लीजिए, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई आंसर भी कर पाएँ। तो देखिए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ है आपके 1923 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था आपका 1919 ईस्वी में। वहीं काकोरी हत्याकांड हुआ है आपका 1925 ईस्वी में। तो इस प्रकार जी सही आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया सबसे बाद में घटित हुई घटना, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनको मिलाकर किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, लोकसभा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संसद के गठन की बात की गई है, निर्माण की बात की गई है, किनको मिलाकर किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद का गठन किया जाता है। एक एक करके हम बात करते हैं पहले संसद के बारे में, कि संसद का आपका प्रावधान कहाँ पे दे रखा है। तो आर्टिकल नंबर 79 में इसका प्रावधान दे रखा है, और कहा गया है कि ये 3 लोगों से मिलकर आपकी बनेगी। किस किस से मिलकर बनेगी? तो वहाँ पे होगी आपकी लोकसभा, वहाँ होगी आपकी राज्यसभा, और वहाँ होगा आपके राष्ट्रपति महोदय। अब इनका वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो देखते हैं अगर हम, तो देखिए लोकसभा या राज्यसभा की बात करते हैं, तो पहले राज्यसभा देख लीजिए। राज्यसभा का जो वर्णन दे रखा है वो आर्टिकल नंबर 80 में दे रखा है। वहीं लोकसभा का वर्णन दे रखा है आपके आर्टिकल नंबर 81 में। राष्ट्रपति महोदय का वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 53 में। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है? ए बी, AB-, O पॉजिटिव, या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं किस ग्रुप को या ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिवर्सल डोनर है आपका, उसके कंसेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो देखिए जब आपके यूनिवर्सल डोनर की पूछा जा रहा है, यहाँ पे RH फैक्टर दे रखा है। RH फैक्टर क्या होता है आपका? तो RH फैक्टर जब भी आपको दे रखा हो प्लस या फिर माइनस, तो आपको आंसर वहाँ पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। यूनिवर्सल डोनर होता है आपका O नेगेटिव, जबकि यहाँ पे दे रखा था O पॉजिटिव। वही हम बात करते हैं एक्सेप्टर कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा एक्सेप्टर होता है आपका AB पॉजिटिव। जब RH फैक्टर AB नेगेटिव पॉजिटिव दे रखे होते हैं तो ये आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंडिया डिवाइडेड है किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये पुस्तक आपकी लिखी गई है। यहाँ पर आपके इस चीज़ को मिटा दीजिएगा राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये जो मौलाना है वो आपके नीचे का शब्द है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऐड आपका हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे, यहाँ पे कहा जा रहा है इंडिया डिवाइडेड के बारे में। राजेंद्र प्रसाद कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये आपके बिहार से बिलोंग करते हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 16 अक्टूबर 1944, 16 अक्टूबर 1945, 17 अक्टूबर 1946, 20 अक्टूबर 1950 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई है। अब हम एक एक करके इसकी बात कर लेते हैं। ये किसकी एजेंसी है, तो ध्यान रखिएगा ये UN की एक खाद्य एजेंसी है, जिसे हम FAO के नाम से भी जानते हैं। स्थापना हुई है आपकी 16 अक्टूबर 1945 को। यहाँ पर ये चीज़ लर्न करना आपके लिए कंपलसरी है। बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, क्योंकि अक्सर करके पूछा जाता है। तो हेडक्वार्टर स्थित है आपका रोम यानी इटली में। टोटल वही हम टोटल मेंबर्स की बात करते हैं, तो टोटल मेंबर्स इसके कितने हैं, तो 195 इसके टोटल मेंबर हैं। इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, तो वो है क्यू डेंग। ये चीज़ भी आपको लर्न रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। चाइना से आपके ये बिलोंग करते हैं। वहीं आप देख लीजिए कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो वहाँ पर फूड डे कब मनाया जाता है, ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए। तो 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। न्यू वेलिंगटन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान या इनमें से कोई नहीं। कई बार ये UPPCS क्वेश्चन पूछ चुकी है कि ये आपके किस देश की राजधानी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। जबकि कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी है आपकी ओटावा है। वहीं हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी आपकी कैनबरा है। वहीं आपकी ओमान की राजधानी आपकी सना है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाना है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ में आपका और कौन आयोजक होगा, तो वो होगी आपकी न्यूजीलैंड। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं T20 विश्व कप के बारे में कि टोटल टीमें कितनी इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होंगी। तो टोटल जो टीमें इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होने वाली हैं वो 20 टीम्स इन्वॉल्व होने वाली हैं।
भारतीय इंडियन टीम के कैप्टन की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर कौन है आपके, तो ध्यान रखना है फॉर्मेट की बात करेंगे हम। अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन है आपके इंडिया के 3। तो देखिए T20 जो टीम है आपकी, उसके जो आपके कैप्टन है वो है सूर्य कुमार यादव। कौन है आपके, सूर्य कुमार यादव। वहीं अगर हम बात करते हैं 50-50 की प्लस टेस्ट फॉर्मेट की, तो वहाँ पर आपके कैप्टन है शुभमन गिल। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, डार्विन, अरस्तु, लैमार्क, जगदीश चंद्र बसु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्नलिखित में से किसे आपका जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, अरस्तु को आपका जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इसका जो प्रवाह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है इस प्रकार से, जबकि अदर जो आपकी नदियां हैं वो इस तरह से फ्लो करती हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले आंसर देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ताप्ती। क्या है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 ताप्ती जो नदी है आपकी, उसका प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर है, अर्थात ये नदी ये है। उद्गम कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिए उद्गम आपका होता है MP से। वहीं अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं, गंगा नदी का फ्लो इस तरह से है जो कि उत्तराखंड से बहती है, और कहाँ पर आपका पानी फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में। वहीं अगर हम अदर की बात करते हैं तो इसी तरह से आपकी गोदावरी नदी है आपकी, जिसका फ्लो भी सेम डायरेक्शन में होता है, सेम आपका है कावेरी नदी। तो देखिए एक ही रिवर है आपकी जिसका उद्गम होता है MP में और पानी गिराती है आपकी अरेबियन सी में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है, LBW, कवर ड्राइव, स्टंप, कोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोर्ट। या कोर्ट या आपकी कहिए रिंग, ये दोनों ही शब्द आपके किससे संबंधित नहीं है, ये आपके क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ये शब्द आपके संबंधित होते हैं बॉक्सिंग से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार आज के हमारे कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे 40 कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, और वो भी कौन से करंट अफेयर्स हैं आपके, उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर्स है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। किसके आ चुके हैं, तो वो आ चुके हैं आपके स्टेनोग्राफर के। तो उसके लिए आपको रिवीजन करना है आपके ड्राफ्टमैन के लिए। तो आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो है, जिसके अंतर्गत लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स उसमें दे रखे हैं। आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।